कैसे आप सब। आज एक्चुअली हम ऐसे टॉपिक्स के साथ आपके सामने आए हुए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर जगह देखेंगे गांव में जब कोई एक इलेक्टेड प्रधान बन जाता है, जो पब्लिक है गांव की, वो किसी को प्रधान बना देती है। न पब्लिक को ही पता है कि उसके हक क्या है, हुकूक क्या है, उसका पावर क्या है वोटिंग का, और न प्रधान के जीतने के बाद ही पता रहता है कि उसको करना क्या क्या है। तो उसी के अवेयरनेस के लिए हमने एक वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश की है। प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कोई भी तैयारी कर रहा है तो एक सिलेबस में लोकल गवर्नमेंट्स आता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली हम अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं। तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले पढ़ेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में। 1992 में ये जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके लाया गया। इस एक्ट के द्वारा इन्होंने इस एक्ट के द्वारा ऐड किया गया 11th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 11th शेड्यूल ऐड कर दिए गए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले शेड्यूल को ऐड कर दिया गया। 11th शेड्यूल, पहले 10th शेड्यूल था, फिर 11th शेड्यूल ऐड किया गया किसके द्वारा? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 12th शेड्यूल ऐड किया गया, जो म्युनिसिपैलिटी को या कि अर्बन एरियाज के जो इलेक्शंस होते हैं मेयर वगैरह उस सबको डील करता है, बेसिकली अर्बन गवर्नमेंट को डील करता है। लेकिन आज का वीडियो आपका रूरल गवर्नमेंट पे है कि रूरल में अब आप समझते हैं कि गांधी की फिलॉसफी की बेस पर ये लाया गया है। गांधी की फिलॉसफी थी डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में गवर्नेंस होनी चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे, यानी कि स्टेट नहीं होनी चाहिए, रूट ऑन द बेसिस ग्रास रूट लेवल पर होनी चाहिए। तो उस फिलॉसफी को मद्देनजर रखते हुए ये इम्प्रूव किया गया कि ग्रास रूट लेवल से कैसे डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो लेकिन हैरानी की बात यह है कि डेमोक्रेसी का बेसिक फंडा क्या होता है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 11th शेड्यूल ऐड किया गया, और उस शेड्यूल और उसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल्स ऐड किए गए 243 to 243O, इतने आर्टिकल्स भी ऐड किए गए। उसमें उसके पावर और फंक्शन को डिफाइन किया गया, बताया गया। और नेक्स्ट बोला गया इट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या हो गया कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया। यानी कि एक प्रधान जब प्रधान बन जाता है या मुखिया बन जाता है, कई लोग जो ग्रास रूट लेवल पे रूरल एरियाज में जब कोई जीत के आता है तो उसके कुछ और पावर और फंक्शंस हैं, लेकिन अचंभा की बात यह है समझने की कि ना उसको अपने पावर और फंक्शन की रियलाइजेशन होती है, ना पता होता है वो क्या क्या कर सकते हैं, और इसी वजह से वो अपना बेसिक कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल को डेवलप कैसे किया जाए या गांव या रूरल एरियाज डेवलप कैसे हो। तो बेसिकली इतना तो हम समझ लिए कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से क्या क्या ऐड किया गया। 11th शेड्यूल, आर्टिकल्स ऐड किए गए 243 to 243O, और उसके बाद में ये क्या प्रोवाइड कराया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। अब आप देखेंगे गांव में क्या करते हैं, वीडियो के पास जाएंगे, वीडियो उनको दौड़ाएगा, कुछ ये करेंगे, कुछ होकर उनको पावर और फंक्शन का रियलाइजेशन नहीं होता। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और आप इलेक्टेड हो, और हमेशा किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्टेड पर्सन की ज्यादा वैल्यू होती है, ये समझने की जरूरत है। बेसिकली फिर हम आते हैं कि 11th शेड्यूल में 29 फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, 29 फंक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। पावर ऑफ फंक्शन एक प्रधान का, एक मुखिया का, लेकिन क्या होता है कि उसको पता ही नहीं है। अभी आपको हम ऐसे ऐसे पावर और फंक्शन की बात करेंगे कि आप हैरत में आ जाएंगे, और अपने गांव ग्राम में देखेंगे तो उसका कोई भी असरात आपको मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं। वो एक्चुअली सेक्रेटरी प्रधान को नचा रहा होता है। सेक्रेटरी क्या है? पढ़ के गया हुआ है, प्रधान बिना पढ़े हुए जीत के चले आए। अब पावर तो एक्चुअली डेमोक्रेसी में इलेक्टेड पर्सन की होती है, लेकिन उसको नॉलेज ही नहीं है कि इलेक्शन का क्या फायदा है, कैसे वो
क्या उससे फायदा उठा सकते हैं और कहाँ तक वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं या क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए। तो पहला फंक्शन जो है इन 29 में कि एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के पोर्शंस में ये अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी। लेकिन कोई आपके पास प्लान हो, कोई आपके पास आइडिया हो, वो ले जाकर के आप पेश करें। नेक्स्ट है लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। आप बताओ, गांव में तालाबों की हालत जाओ देखो, गांव में तालाब, उनको क्या करना, उनका ये काम है कि लैंड को रिफॉर्म करें, लैंड को कंजर्व करें, तो वाटर को कंजर्व करें। गांव के तालाब में सारे वो ड्रेनेज का जो फ्लो है वो बह रहा है, पानी ड्रेनेज का वहीं जा रहा है कि नहीं, उसको क्या करें, एक जो लास्ट पोर्शन पे जहाँ से पानी गिरता है तालाब में वहाँ कुछ अगर लगा दे तो सारे कूड़ा करकट बाहर कर दे और उसको यूटिलाइज कर ले उस पानी को। अब वही पानी इरिगेशन के लिए यूज होता है, जब वही पानी इरिगेशन के लिए जो यूज होगा तो फिर उसमें सिलिकॉन और ये सारे अलग अलग चीजें उसमें पाई जाएंगी और एग्रीकल्चर का जो उपज होगा तो बेसिकली फिर वही आप खाएंगे तो वो फिर आपके हेल्थ के लिए नुकसान करेगा। नेक्स्ट है माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। बताओ कौन से गांव में प्रधान इन सब वाटर चीजों पर ध्यान दे रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसका मतलब पावर फंक्शंस में से है, वो उससे प्रोजेक्ट लाएगा। जब उसको पता रहेगा, आइडिया रहेगा, तब वो एक प्रोग्राम बनाएगा, प्रोजेक्ट सेट करेगा, वो पेश करेगा, गवर्नमेंट उसको फंड देगी तभी तो वो काम कर पाएगा, लेकिन उसको आइडिया नहीं, पता नहीं है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म। ये क्या है, ये पोल्ट्री का भी काम करवा सकता है, फंड मिल सकता है गवर्नमेंट से, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं हो कि केवल एक काम जानता है, थोड़ा बहुत जाएगा, परेशान रहेगा, 5 साल में रोड बनवा देगा और थोड़ा नाली वाली सही कर देगा, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न में थोड़ा बहुत काम करता है, वो भी कुछ परसेंट इनको जाता है, कुछ परसेंट उनको जाता है, कुछ उसको पता ही नहीं रहता क्या चल रहा है। नेक्स्ट है फिशरीज। ये जो फिशरीज मतलब जो मछली पालन का काम करते हैं उनको, उनके लिए भी ये सुविधाएं दे सकता है, रोड बना सकता है, तालाब खुदवा सकता है, मनरेगा का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सब उसको पावर है ही नहीं, आइडिया नहीं है। बेसिकली पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे ही दिया है, 29 फंक्शन दे दिए हैं इसके 11th शेड्यूल में, आर्टिकल 240G में ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक, फिर आता है सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री बनाने का, पेड़ पौधा आता है गांव में जो थोड़े रसूख वाले होते हैं, सारा पेड़ उसी को प्रधान दे देता है, गांव के जो आम लोग हैं जिनको जरूरत उसको मिलती ही नहीं है। नेक्स्ट है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्राइबल्स एरियाज हैं, जो उनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको भी मैनेज करने का पावर फंक्शन किसके हाथ में है, जो ग्रास रूट लेवल पे रूल कर रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये लगवा सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। इंक्लूडेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, समझ रहे हैं किस लेवल पर पावर फंक्शन को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री पर भी ये लोग अपना वो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है रूरल हाउसिंग, रूरल हाउसिंग में मतलब जो गांव ग्रामीण हाउसिंग है उसको भी ये लोग फंड दे सकता है गवर्नमेंट से कर करके और अपना प्रोजेक्ट पेश कर सकता है कि कितने लोग असाइलम, किसके पास घर नहीं है, वो सारी चीजें। फिर ड्रिंकिंग वाटर को सही करना इसी की जिम्मेदारी है कि पीने के एवं पानी आ रहा है कि नहीं। फिर है फ्यूल एंड फॉडर, फ्यूल एंड फॉडर पर भी इसका वो हो सकता है। नेक्स्ट है रोड्स, कलवर्ट्स, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके लिए भी इसको काम करने की जरूरत है। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो 10 दिन बाद आता है आपके गाँव, वो इसकी जिम्मेदारी है, इसके पावर फंक्शन में है, ये जाकर के सीधे ऑफिसर से कह सकता है और वहां से ला सकते हैं सीधे। इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसी के पावर फंक्शन में आता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी इसी के पावर ऑफ फंक्शन में से हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन,
एजुकेशन के फील्ड में भी इसका पावर है। एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक के एजुकेशन को ये बढ़ावा देने का इनकी जिम्मेदारी है, ये इनका पावर और फंक्शन है। नेक्स्ट है टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन। टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन को अपने रूरल एरियाज में बढ़ावा देने का पावर फंक्शन इसी के हाथ में। ये टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन क्या देंगे जब उन्हीं के पास है ही नहीं, और जिनके पास है उनको आइडिया नहीं हो, किसी और फील्ड से है। और एक्चुअली बात ये नहीं है कि आइडिया नहीं, बात ये है कि आप प्रधान बन गए तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप अपने पावर और फंक्शन को पहचाने, उसके जरिए से आप यूज कर सके अपने पावर और फंक्शन को। नेक्स्ट है एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी आप बढ़ावा दें। 20th नंबर आप देखें और ध्यान दें, लाइब्रेरीज। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% गांव में लाइब्रेरीज नहीं है। हालांकि पावर और फंक्शन में है कि स्टैब्लिश कर सकते हो लाइब्रेरी को बनाना है आपको, क्योंकि आप लोग लाइब्रेरी में बैठ करके एजुकेशन प्राप्त करें और ताकि आगे बढ़ें। कल्चरल एक्टिविटीज आपकी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद आता है मार्केट एंड फेयर्स को भी आप इंप्लीमेंट करें अपने गांव में। मार्केट फेयर्स जैसे लोग कोई जगह है आपके पास, ग्राम समाज का जगह है, उसमें मार्केट बनाएं। उसमें मार्केट बनाएंगे तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। वो जो रेवेन्यू जनरेट हो वो आप अपने गांव के सोशल डेवलपमेंट के लिए लगाएं। लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है, ना कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, ना उसको आइडिया है। वही है कि प्रधान बन गए, आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन पता नहीं है तो आपके बनने के बाद आपको जानकारी देनी चाहिए, ताकि आप अपने लोगों का डेवलपमेंट कर सकें। जो लोग आपको वोट दिए हैं, किसी भरोसे के साथ दिए हैं, वरना वो खुद प्रधानी लड़ते हैं, आपको पावर और पैसे के बल पे जीत जाते हैं, फिर 5 साल मौज उड़ाते हैं, उसके बाद में गांव वाले सब घूमते हैं अपना, फिर उसी हालत में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम चल रहे हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन। हेल्थ एंड सैनिटेशन को आपको इंप्रूव करना है अपने गांव में, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनवाने हैं, फिर डिस्पेंसरीज। फैमिली वेलफेयर करना है आपको, फैमिली वेलफेयर करना है। जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसको उनके लोगों तक पहुंचाना है। आप क्या है कि 60 साल आता है कि जो 50 साल का है उसको 60 साल मिल रहा है, जो 60 साल का उसको नहीं देते हैं। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी आपको आगे आना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये आपका पावर और फंक्शन है। ठीक, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, जो सोशल वेलफेयर उनके लिए करो, सोशल वेलफेयर उनके लिए करो, इंक्लूडिंग वेलफेयर हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड जो लोग हैं उनको आप फायदा पहुंचाओ, उनके लिए आप फंड रेज करो अपने ही लोगों से। देखो, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आपको क्या करना है, वीकर सेक्शन का वेलफेयर करने की आपके पास पावर है, फंक्शन है। ठीक है, तो आपके पास वो कर सकते हैं। उसमें स्पेशली शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को ज्यादा ध्यान रखना है। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको सही करनी है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पब्लिक में सही करनी है। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, जो कम्युनिटी का एसेट है वो भी मेंटेन करने का आपके पास पावर है। समझ रहे हैं, ये 29 पावर्स 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के दिया हुआ है, जिसका पावर और फंक्शन के फॉर्म में, किसका ग्रास रूट लेवल पे जो प्रधान और मुखिया बनते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा 80% गाँव में अभी जितने प्रधान जीते हुए हैं, मुखिया, उनको पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें उनके पावर और फंक्शंस में से हैं। तो अगर नहीं पता है तो आपके प्रधान बनने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है कंपेयर टू ऑफिसर्स, उसके पास ज़्यादा वैल्यू होती है, ज़्यादा, क्योंकि वो इलेक्शन जीत करके आया हुआ है। तो इलेक्शन जीत करके आते हैं, ऑफिसर्स उनको नचाते हैं। ऑफिसर्स कैसे नचा लेते हैं? क्योंकि ऑफिसर्स को नॉलेज होती है और आपको नॉलेज नहीं होती है। तो जब आपको जानकारी ही नहीं रहेगा तो आपको जैसे चाहेगा वैसे घुमाएगा। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे आपके साथ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे जो आइडियाज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आप अपने प्रधान को बताएं कि आपके ये पावर और फंक्शंस हैं, आप ये गांव में कर सकते हैं।
जाओ किसी भी गांव में चले जाओ, आप गांव में देखोगे तालाब की बहुत खराब हालत है, वो रास्ता बना ही नहीं पा रहे हैं, वीडियो से उनका कोई वही नहीं हो पा रहा, फंड नहीं रेज कर पा रहे हैं। अब देखो मैंने पढ़ा लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना है, आपके पावर फंक्शंस में से है, और अगर आप चाहो तो ये सब कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे और किसी ऐसे ही सोसाइटी से रिलेटेड कोई यूनिक चीज। मैंने अपने सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। एक में मैं ये कर रहा हूँ कि यूपीएससी स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं मैं वो पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, और एक जो सोसाइटी से रिलेवेंट है जो कि सोशल अवेयरनेस के लिए काम आ सकता है उसको करूँगा। थैंक यू वेरी मच।